मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है इनर्शिया, दूसरा है मोमेंट, तीसरा है साइन, चौथा है कोसाइन। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, द फोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब हमको पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड, ऑल्सो इट हैज़ सम डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है। मतलब फर्स्ट के दो ऑप्शन करेक्ट है, द फर्स्ट टू ऑप्शन आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, इट हैज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस, ये भी करेक्ट है। फोर्स के पास अपना एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है। फोर्स हैज़ सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है बॉडी पे। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है। So the option number 4 is correct. Option number 4 is correct. Next, a quantity which is specified by magnitude only is called. एक ऐसी क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वी कॉल इट एज स्केलर क्वांटिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेट अस से किसी बॉडी का मास है 10 kg, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बस इसका एक मैग्नीट्यूड है, तो मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अ क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल बट। इसके ऑप्शंस क्या है, बट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन द लोड ऑफ पोजीशन, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। हर एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, अ रिजिड बॉडी कैन हैव ऑप्शन नंबर ए इज ओनली रोटेशनल मोशन, ओनली ट्रांसलेशन मोशन, ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, ऑल ऑफ द अबव। अब इसको समझने के लिए पहली बात तो रिजिड बॉडी क्या होता है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। से एक बॉडी है, इसके दो पार्टिकल्स हैं। लेट अस से पार्टिकल है पी, एक है क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। एक ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो सकती। लेट अस से अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, आई अप्लाई सम फोर्स एफ, तो अगर बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनका रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज नहीं होता, तो ये है पी डैश क्यू डैश एंड इसके बीच का डिस्टेंस है डी डैश। अगर बॉडी को फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इनका जो रिलेटिव पोजीशन है पार्टिकल्स का, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। सो फॉर रिजिड बॉडी सबसे पहली बात तो डिफॉर्मेशन होता है निग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस अब रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसने अपना शेप या फिर साइज चेंज नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी
इट कैन हैव रोटेशनल मोशन, यस ये करेक्ट ऑप्शन है. इट कैन हैव ट्रांसलेशन मोशन, यस ये भी करेक्ट है. रिजिड बॉडी रोटेट कर सकती है. रिजिड बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव भी कर सकती है. थर्ड ऑप्शन क्या है, अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, यस ये भी पॉसिबल है. ये रोटेट भी कर सकती है और ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकती है. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, यस ये भी करेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है डी, कि रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इन मैकेनिक्स रिगार्डेड एज हैविंग ओनली मास बट नो साइज इज कॉल्ड. एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैकेनिक्स के अंदर जिसके पास सिर्फ मास होता है, उसका कोई डेफिनेट साइज नहीं है, इट हैज़ नो डेफिनेट साइज, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी. नो, रिजिड बॉडी के पास एक मास होता है, इसके पास अपना एक शेप भी होता है. नेक्स्ट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. यहाँ पर डिफॉर्मेबल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी अपना शेप चेंज कर सकती है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी. तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है. द फर्स्ट टू ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन क्या है, पार्टिकल. यस, एक पार्टिकल के पास एक मास होता है बट उसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता. सो पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन इट इज कॉल्ड. अगर सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, अगर सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन से पास होता है, इफ इट पासेस थ्रू सेम प्लेन, लेट अस से ये प्लेन है एक्स वाई, यहाँ से सारे फोर्सेस आपके पास हो रहे हैं F1 F2 F3, तो उसको हम नाम देते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. यस, इसका ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन. उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन. अगर सारे के सारे फोर्सेस एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, लेट अस से ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो आप देख सकते हो एक कॉमन लाइन है, वहीं से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोलिनियर फोर्स सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, when the line of action of all the forces are parallel to each other it is called. उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे parallel force system. yes, the option is D. उसको when the line of action of all the forces are passing through same point, अगर सारे के सारे फोर्सेस सेम पॉइंट से पास होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड लास्ट इज पैरेलल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगर सारे के सारे फोर्सेस से एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं F1 F2 F3, तो उसको हम नाम देते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. यस करेक्ट है. आपकी जो मैकेनिक्स है ये किससे क्या डील करती है, इट डील्स अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. किस कंडीशन पे वो फोर्सेस की बात करती है. तो हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि फोर्सेस की स्टडी करती है, या तो रेस्ट कंडीशन पे या तो मोशन पे. तो आपको ऑप्शंस कौन से दिए, ओनली एट रेस्ट, सिर्फ रेस्ट कंडीशन की बात नहीं करती, ओनली एट मोशन, सिर्फ उसकी बात नहीं करती है, इट टॉक्स अबाउट बोथ एट रेस्ट एंड मोशन. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. अब हमने इसका बेसिक स्टडी किया था दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स. फिर फर्दर डायनामिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहला होता है काइनेटिक्स, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स. सो टोटल 4 नाम आपको याद रखें. सो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहला है स्टैटिक्स, यस करेक्ट है. दूसरा है डायनामिक्स, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी क्या है, बोथ आर ऑप्शंस करेक्ट. यस, इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट है बिकॉज मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स.
Question number 14. Kinetics is a branch of mechanics which deals with the motion of the body. See, काइनेटिक्स आपके डायनेमिक्स की ब्रांच है जो कि मोशन के बारे में डिस्कस करती है. यस, इट टॉक्स अबाउट द मोशन बाय. सी, हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि मोशन के बारे में डिस्कस करती है एंड उसके पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेगा. सो काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है डायनेमिक्स की जो मोशन के बारे में बात करती है एंड उसके पीछे का जो फोर्स है उसको भी कंसिडर करती है. तो ऑप्शन क्या लिखा है? कंसिडरिंग द फोर्स इन्वॉल्व इन द मोशन. यस, ये करेक्ट है. आगे पढ़ते हैं. विदाउट कंसिडरिंग, नो, इनकरेक्ट. बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट, ये भी गलत है. इट मे और मे नॉट, ये भी गलत है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ए. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स क्या है? ये भी एक ब्रांच है मैकेनिक्स की. ये भी मोशन के बारे में डिस्कस करती है बट मोशन के पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात नहीं करती है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कंसिडरिंग फोर्स, गलत. विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, करेक्ट. तो इसका ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. द यूनिट ऑफ मास इज. अब मास का यूनिट क्या होता है? वो होता है केजी. इट इज केजी. तो ये आ गया केजी. तो अब ध्यान देना, एसआई यूनिट मास का होता है केजी और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? वो होता है स्लग. मास का सीजीएस यूनिट होता है स्लग. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. ये क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force acting on the body. It is acting on the body. Is based on which of the law of motion. अभी किस लॉ पे बेस्ड है वो हमको बताना है. ऑप्शन ए है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल. अब आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो क्या बोलता है? दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का है. सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसके पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पॉसिबल है. डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. ठीक है. फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. क्या लिखा है? फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है? जी नहीं, स्केलर क्वांटिटी नहीं है. तो फोर्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? अगर मान लो एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, लेट अस से फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसा, से F इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन एट एन एंगल थीटा. तो इसके पास एक डायरेक्शन है, इट हैज़ सम डायरेक्शन, इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. द डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज. हमको फोर्स का डायमेंशन पता करना है. तो हमें पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट होता है केजी. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मास का पावर है 1, तो यहाँ लिखेंगे m पावर 1. लेंथ मीटर है यहाँ पे अवेलेबल, तो l की पावर 1. टाइम का जो पावर है, सेकेंड्स का पावर नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो t पावर -2. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन बी आप देख सकते हो, m1 l1 t पावर -2. So this is the correct option. So correct answer is B. M1 L1 T power -2 is the correct answer. Question number 20.
द इफेक्ट ऑफ अ गिवन फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी पॉइंट along the line of action. Yes, this is according to, ये किसके हिसाब से, यानी कि किस लॉ के हिसाब से है. हमने पढ़ा था, तो इसका जो आंसर है, हम पहले आंसर चेक करते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, रॉन्ग. द स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. यस, ये करेक्ट ऑप्शन है. अब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? लेट अस टेक अ रिजिड बॉडी. ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है. आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करिए F से. F का वैल्यू है 10 किलो न्यूटन. एंड ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है. ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है. ये पॉइंट है A. मैंने फोर्स दिया A पे. ये पॉइंट है B. एंड इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, से P, Q, R. सो लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग कोई भी रिजिड बॉडी पे सारे फोर्सेस का, कोई भी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर फोर्स 10 किलोन्यूटन का इफेक्ट क्या रहेगा? इट विल बी सेम. मतलब ये जो फोर्स है 10 किलोन्यूटन का, इसका इफेक्ट जितना ए पे है उतना ही बी पे है, उतना ही पी, क्यू, आर, कोई भी पॉइंट आप ले लो अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन. ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है. इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे इस फोर्स का इफेक्ट क्या रहेगा? वो अनचेंज रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज अप्लीकेबल फॉर. जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया दैट लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज फॉर रिजिड बॉडी. तो इसके ऑप्शंस क्या दिए? यस, दिया है रिजिड बॉडी करेक्ट है. डिफॉर्मेबल बॉडी ये इनकरेक्ट है. कभी भी डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए आप लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? ये इफ P एंड Q आर द टू कॉन्करेंट फोर्सेस एट एन एंगल थीटा, ये एंगल है थीटा, इन बिटवीन देम द रिजल्टेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. सी, हमने डिस्कस किया था, एक फोर्स है P, दूसरा फोर्स है लेट अस से Q, इनके बीच का एंगल है थीटा. तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसका डायगोनल रहेगा, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से पास होगा, से R. इस R का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था क्लास में. वो R का फॉर्मूला क्या था? R वॉज अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है. इफ P and Q are the two concurrent forces having angle theta in between them, then the resultant R makes an angle alpha with P. then आपको निकालना है tan अल्फा. तो मान लीजिए आपके पास है फोर्स P, आपके पास है फोर्स Q, इनके बीच का रिजल्टेंट लेटर से R. P और Q के बीच का एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा. आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है. हमने ये वैल्यू आपको प्रूफ करके दी थी. तो इसमें tan अल्फा निकालना है. ध्यान देना, अगर ये अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू P है, ये P के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है, तो इसका फॉर्मूला बनता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. ये इसका फॉर्मूला बनता है. सो इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर आपका रिजल्टेंट का फोर्स अल्फा डिग्री से इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू P, इट इज इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू P, देन आपका फॉर्मूला क्या है? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा. यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन दिया आपको. इफ P and Q आर द टू कॉन्करेंट फोर्सेस हैविंग एंगल थीटा इन बिटवीन देम, देन द रिजल्टेंट R मेक्स एन एंगल बीटा विथ Q. अब एंगल जो बन रहा है, लेट अस ये P है, ये Q है, ये आपका R है, इनके बीच का एंगल कितना है? से बीटा, एंड ये एंगल है थीटा. अब बोल रहा है आपको tan बीटा वर्क आउट करना है.
सो tan बीटा, ध्यान देना अगर आपका रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्यू है, आपका जो आर है वो भी एंगल बना रहा है बीटा का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसका फॉर्मूला बनता है दिस इज पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अगर कोई भी एंगल या कोई भी रिजल्टेंट क्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपको प्रायोरिटी देनी है पी को। आप देख सकते हो यहाँ पे पी साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा है, फिर यहाँ पे नीचे में क्यू ऐड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अभी क्वेश्चन नंबर 25 आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। सो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट्स दैट if the two forces acting on a particle, acting on a point are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the resultant is given by। so हमने डिस्कस किया था कि लेट अस से P और Q दो फोर्सेस है, these are the two forces, if they are representing the sides of a parallelogram, अगर ये पैरेललोग्राम के साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो डायगोनल निकलेगा इस पॉइंट से, द डायगोनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस विल गिव यू द रिजल्टेंट आर, इट विल गिव मी द रिजल्टेंट आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय सम ऑफ द टू फोर्सेस, नॉट करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू फोर्सेस विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस इज अ, आपको चार ऑप्शन दिए हुए, पहला है फंडामेंटल लॉ, दूसरा है डिराइव्ड लॉ, थर्ड इज एनी ऑफ द अबव एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ये एक फंडामेंटल लॉ है, इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ। आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, यू कैन प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली, बट मैथमेटिकली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव द स्टेटमेंट मैथमेटिकली, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये एक फंडामेंटल लॉ है विच कैन बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बट नॉट मैथमेटिकली। नेक्स्ट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड ओनली एक्सपेरिमेंटली, आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड 2P एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन देयर मिनिमम रिजल्टेंट विल बी। अब इसका मिनिमम रिजल्टेंट निकालना है। सी आपने डिस्कस किया था आर का फॉर्मूला, लेट अस से एक पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं P एंड 2P, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तब cos 180 क्या होता है, विच इज़ -1। तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इट इज़ -2PQ कॉस थीटा के बदले मैंने cos 180 पुट किया एंड cos 180 इज -1। तो आर का वैल्यू क्या होता है, इट इज़ P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इज व्हाट, P माइनस Q। तो जब थीटा की वैल्यू 180 है तब आपका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो सबसे मिनिमम निकल के आता है, विच इज़ P माइनस Q। मतलब आपका जो R का वैल्यू है इज नथिंग बट 2P माइनस P, वो हो जाएगा 2P माइनस P, विच इज़ नथिंग बट P। तो जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तब रिजल्टेंट आता है मिनिमम, विच इज़ नथिंग बट P। तो आपका करेक्ट आंसर है P, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड 2P एक्ट ऑन अ बॉडी देन देयर मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको निकालना है। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया जो आर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। सो आर का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो आपका cos 0 कितना होता है, वो होता है 1। सो इट इज़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ।
ये बनता है रूट ओवर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो आपका आर का वैल्यू कितना आता है, आर वैल्यू पी प्लस क्यू। तो आप देख सकते हो जब थीटा की वैल्यू 0 है तब आपका रिजल्टेंट बनता है पी प्लस क्यू, और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो पी, लेट अस से पी है पी एंड क्यू क्या है, वो है 2p। द आंसर विल बी 3p। आपका आंसर आएगा 3p। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज 3p। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग which are represented, लिखता हूँ मैं, which are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then resultant is given by। हमने डिस्कस किया था, लेट अस से दो फोर्सेस है P और Q, ये दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शो कर रहे हैं आपको इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड है, ये आपका तीसरा क्लोजिंग साइड है, दिस इज द थर्ड क्लोजिंग साइड, ठीक है। अगर मैं इसको अपोजिट ऑर्डर में लेता हूँ, मान लो P और Q, इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी क्लॉकवाइज। तो R को जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ, ऐसा क्लॉकवाइज, तो वो उसका रिजल्टेंट शो करता है। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड है उसको अगर मैं अपोजिट ऑर्डर में लूँगा तो वो मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी द रिजल्टेंट। सो द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ये गलत ऑप्शन है। थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यस, इट विल गिव मी द रिजल्टेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हो, सम ऑफ द फोर्सेस, ये भी इनकरेक्ट है। डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ पॉलीगन स्टेट्स दैट। अब लॉ ऑफ पॉलीगन क्या था, लॉ ऑफ पॉलीगन में आपके पास चार फोर्सेस थे, से P, Q, R, S, ठीक है। लॉ ऑफ पॉलीगन में आपके पास क्या थे, चार फोर्सेस थे। वो क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस दे आर एक्टिंग एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, तब जो उसका पांचवा साइड है, इसका पांचवा साइड क्या है, ये इसका पांचवा साइड है, मैंने रेड पेन से मार्क किया, उसको अगर मैं अपोजिट ऑर्डर में लेता हूँ, इफ़ आई टेक इट इन अपोजिट ऑर्डर, दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट। वो मुझे क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो ये है मेरा R। आप देख सकते हो P, Q, R, S, ये चारों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं। द लॉ ऑफ पॉलीगन स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट are represented by the sides of a polygon taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in same order। See, same order है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। If a number of forces acting at a point are represented by the sides of a polygon taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of a polygon taken in opposite order। Yes, this is the correct answer। ऑप्शन सी क्या बोलता है, द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। द लास्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है ये, अ मोमेंट इज अ, मोमेंट क्या है, फ्री वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर या स्लाइडिंग वेक्टर या नन ऑफ द अबव। अब ध्यान देना, लेट अस से आपके पास एक पॉइंट है ए एंड यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया मैंने F, एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस से स्मॉल d है, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, एंड ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d a तक का। तो अगर आपको a पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, इट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड विथ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। फोर्स मल्टीप्लाइड विथ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d विल गिव यू व्हाट, मोमेंट। अब आपने क्या किया, आपने मोमेंट निकाला a पॉइंट पे। सो a पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। सो मोमेंट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड वेक्टर।
ये एक तरह का फिक्स्ड वेक्टर है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है बी। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, स्लाइडिंग वेक्टर, तो बेटा फोर्स एक स्लाइडिंग वेक्टर हो सकता है। फोर्स क्या है? एक स्लाइडिंग वेक्टर हो सकता है। ठीक है। फ्री वेक्टर क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। यस, अ कपल इज फ्री वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, नन ऑफ द अबव। अब सबसे पहली बात तो कपल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कपल? लेट अस से आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। यू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। से मान लो एक फोर्स है एफ जो कि अप जा रहा, एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है एफ वो भी डाउन जा रहा। देर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डी। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट किया है बाय सम डिस्टेंस डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कपल क्या होता है? कपल इज नथिंग बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एंड विच कैन प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट। ये क्या करेंगे? यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कपल क्या हो गया? कपल हो गया एफ इंटू डी। ठीक है। अब मैं इस कपल को किसी भी सिस्टम में जाके रिप्लेस कर सकता हूँ। आई कैन रिप्लेस द कपल, आई कैन शिफ्ट द कपल टू एनी सिस्टम। तो कपल क्या होता है? कपल एक तरह का फ्री वेक्टर होता है। इट इज़ अ फ्री वेक्टर। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट कपल इज़ अ फ्री वेक्टर, बिकॉज मैं इस कपल को दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट। सो कपल इज़ अ फ्री वेक्टर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कपल और द मोमेंट इज। मोमेंट या फिर कपल का यूनिट क्या होता है? तो मोमेंट हमको पता है। मोमेंट क्या होता है? वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर एक ऑप्शन हो सकता है या फिर किलोमीटर मीटर एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। मोमेंट बोलो कपल बोलो, दोनों का यूनिट क्या होता है? दे आर सेम, द यूनिट इज सेम। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज न्यूटन किलोमीटर मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा है? अ कपल प्रोड्यूसेस। कपल क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे पहली बात तो मैं कपल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो फोर्सेस है एफ इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इनको मैंने एक डिस्टेंस डी से रिप्लेस किया था। आप देख सकते हो ये फोर्स क्या करेंगे? ये फोर्स एक यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन क्रिएट रोटेशनल इफेक्ट। सो कपल प्रोड्यूसेस द रोटेशनल इफेक्ट। ये ट्रांसलेटरी इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, इट विल क्रिएट द रोटेशनल इफेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी आपके लिए नया कंसेप्ट है। ये क्या लिखा है इसमें? दैट द वेरिग्नॉन्स थ्योरम ऑफ द मोमेंट स्टेट्स दैट if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then options दिए हुए हैं, the algebraic sum is 0, their line of actions are at equal distance, the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant about the same point, and last option है the algebraic sum of their moment about any point in their plane is 0। अब सबसे पहले हम वेरिग्नॉन थ्योरम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सी वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलता है? अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में नंबर ऑफ फोर्सेस है, जैसे F1, F2, F3, F4, ये आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस है। ये एक प्लेटफॉर्म पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है A, B, C। अगर आपको किसी भी सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, या उस रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है, तो आप वेरिग्नॉन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलता है? इन सारे फोर्सेस का अगर आप मोमेंट लेते हो, इन सारे फोर्सेस का क्या लेते हो? अगर आप मोमेंट लेते हो किसी भी पॉइंट से O पे, ये एक पॉइंट है O, किसी भी पॉइंट O पे, that will be equal to the moment of resultant about that point O। मतलब इन चारों फोर्सेस का अगर मैं मोमेंट ले लूँ O पॉइंट पे, उसको इक्वेट करूँ उसके रिजल्टेंट के मोमेंट से,
एट द सेम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज वेरिग्नॉन्स थ्योरम, उसको हम बोलते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो उसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या लिखा है ऑप्शन सी में, द अलजेब्राइक सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, मतलब सारे फोर्सेस का मोमेंट एक कोई भी पॉइंट पे इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स। ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो चारों फोर्सेस का अगर मैं मोमेंट लूँ पॉइंट ओ के अबाउट और उसको मैं इक्वेट करता हूँ मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट के साथ, तो वो वेरिग्नॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बनता है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम ऑफ द मोमेंट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। यस, इट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, करेक्ट है। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, रॉन्ग, ये कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देता। टू लोकेट द सेंट्रोइड, ये भी गलत है, ये सेंट्रोइड भी नहीं देता। टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस, नो, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, वेरिग्नॉन्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो एप्लीकेशन है क्या है, ये रिजल्टेंट का पोजीशन लोकेट करने में काम आता है। इसका स्टेटमेंट ध्यान देना, सारे फोर्सेस का मोमेंट किसी एक पॉइंट पे विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, जैसे F1, F2, F3, ठीक है। अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इज द वन इन विच द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट O, यस, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है। देन द फोर्स सिस्टम, जो फोर्स सिस्टम है, प्रोड्यूसेस नो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, both 1 and 2 are produced, last none of the above। अब क्वेश्चन क्या है, अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, सारे फोर्सेस एक पॉइंट O से पास हो रहे हैं, तो वो पूछता है कि क्या वो सिस्टम मोमेंट क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान देना, अगर सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो वो कभी भी मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट क्रिएट द मोमेंट। इसमें मोमेंट क्या रहेगा, मोमेंट विल बी जीरो रहेगा, बिकॉज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए द सिस्टम हैज़ टू बी नॉन कॉन्करेंट। मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो सिस्टम है ना, इट मस्ट बी नॉन कॉन्करेंट। सो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कभी भी मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, इट वुड हैव एनी इफेक्ट ऑन द मोमेंट, तो मोमेंट विल बी जीरो। सो नो मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।